आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जसबीर सिंह के भाई लखबीर सिंह को मार दिया गया है। मैं आज आपको खालिस्तान के बारे में बताऊंगा, पूरे पाकिस्तान में जो चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा, जो कनाडा से ऑपरेट करे उनके बारे में बताऊंगा, और पूरा इतिहास खालिस्तान का क्या रहा है। ये डिमांड आनंदपुर साहिब से लेकर अब तक, सिख गुरुओं से लेकर अब तक, मैं एक एक चीज कवर करूंगा। सिखों से मेरा कुछ ज्यादा प्रेम है दोस्तों। 10 के 10 सिखों जो सिख गुरु हैं उनकी बायोग्राफी मैंने कवर की थी, उनकी जीवनी कवर की थी, उनकी टीचिंग्स कवर की थी, और तब मैं काफी ज्यादा सिख धर्म से जुड़ गया था। और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो है, हम सबको अगर हम प्रेयर करते हैं, अरदास करते हैं, तो हम उन्हीं के ही सामने जो है वो शीश झुका के अरदास जो है वो कर सकते हैं। अभी अमृतपाल ने क्या किया था भिंडर वाले के सामने, वो गलत है। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो बात करेंगे सब चीजों की। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे कि लखबीर सिंह, हार्ट अटैक, 72 साल का था, एक बेटी 2 बेटा, और मोगा से जसबीर सिंह भाई टिफिन बॉम्ब 2015 में 2021 में, सितंबर 21 में इसका पूरा आप समझिए कि सब पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, और पूरा इसका हस्तक्षेप था, इसमें लिप्त पाया गया था। यूएपीए की बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं, और ये पाकिस्तान में मर गया, हार्ट अटैक आ गया। तो अब हम बात करते हैं छोटी सी न्यूज के साथ। हम बात करेंगे अभी क्या है खालिस्तानी मूवमेंट और ये कैसे शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, लिमिटलेस लीडरशिप 300 रुपए का कोर्स मैं आपको, देखिए मैं चाहूंगा ये लाखों करोड़ों बच्चे ले। आप कल प्रशांत सर ने एक सेशन लिया, बस आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए आपको लेना है कि नहीं लेना। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कल लाइव सेशन है, वो रिकॉर्डेड आ गया है, बस उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी कम्युनिटी अगर गुस्सा होती है तो उसके पीछे रीजंस होते हैं। अगर आप उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे हैं, उनकी डिमांड को नहीं मान रहे हैं, और लगातार आप दरकिनार करते जा रहे हैं, परिवार के अगर एक सदस्य को आप लगातार दरकिनार करेंगे तो वो एक ना एक दिन उसका गुस्सा फटेगा। अगर आप उसको जितना खुश रखेंगे उतना वो अच्छे से काम करेगा। कहीं ना कहीं पंजाब के साथ ये हुआ है। एक पॉलिटिकल वैक्यूम बहुत रहा है वहां पे, बहुत ही दुख होता है। वैसे आपको बता दूं कि जितने रेफरेंडम हो रहे हैं ना खालिस्तान के, गुरु पतवंत सिंह पन्नू कहता है कि हमने तो भैया लाहौर में हमने अपना ऑफिस बनाया है। हैरानी की बात यह है कि सिखों की 150 से ज्यादा श्राइन्स कहां पे हैं? पंजाब में। ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब। सिख जो पूरा पंजाब है उसका 60% एरिया कहां पे है? पाकिस्तान में। उसको पूरा लेके आओ ना। तो बात इतनी सी है ना कि ये दोगलापन है साफ साफ। ये सिर्फ एक्सट्रीमिज्म, लोगों को भड़काने की कोशिश है। पर जैसा कि मैंने बताया कि सिख कम्युनिटी के रग में है सर्विस, उनके खून में सर्विस दौड़ती है, लोगों की सेवा दौड़ती है कि जितना हो सके लोगों की सेवा भाव करो, लोगों की मदद करो। कमाल की कम्युनिटी, हमेशा भारत देशभक्त, सबसे बड़े भारत की सेवा के लिए तत्पर। सिख रेजिमेंट का कोई जवाब नहीं है। 1965 और 1971 ये जब 2 वॉर हुए, स्पेशली 1965, तो इतनी डिमांड सब साइड में रख दी थी सिखों ने, बोला कि सबसे पहले हमारा देश है। ये हुआ है। तो अब कहानी शुरू होती है गुरु नानक से। गुरु नानक आपको पता ही है कि पहले सिख गुरु, 5 साल की उम्र में ही उनको तो एक वरदान था, वो भगवान के ही मैसेंजर थे। और जब उन्होंने बहुत कम उम्र में भजन लिखने शुरू कर दिए थे, ठीक है। एक बिजनेस फैमिली से आते थे और उनको दैवी कृपा थी, भगवान की कृपा थी, परमेश्वर की कृपा थी। जब वो गाते थे तो सारे पेड़ पौधे पंछी झुक जाया करते थे, बस उनकी मधुर आवाज सुनते थे। और उसके बाद यहां से सिखिज्म की शुरुआत होती है 15वीं सेंचुरी में। फिर गुरु अंगद आए, मतलब टोटल 10 गुरु आए, ठीक है ना। फिर गुरु अंगद आए, गुरु रामदास, गुरु हर राय, मतलब क्रोनोलॉजिकल में मुझे याद भी नहीं है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली मैं नहीं, लेकिन इतने गुरु तेग बहादुर, और आखिरी जो सिख गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी जब आए तो उन्होंने, फिर आपको बता दूं कि उस समय सिचुएशन बहुत खराब थी, क्योंकि देखिए जब जहांगीर आए ना तो उन्होंने सिखों को मारना शुरू कर दिया, सिख गुरुओं से दिक्कत। और फिर एंग्लो सिख जो मुगल सिख वॉर है वो काफी समय तक चली, 1610 से शुरू हुई, और यहां से मुगलों के साथ दिक्कत, बस एक बांस के शिकार पे ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, और वो काफी टाइम तक चली। और फिर मुगलों ने बहुत दिक्कत की औरंगजेब के समय, और उसके बाद तो सिखों के ऊपर कहर टूटा। तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरी आर्मी खड़ी कर दी कि ऐसी की तैसी, धर्म की रक्षा के लिए छोड़ेंगे नहीं तुमको हम, समझ रहे हो, हम धर्म की रक्षा करेंगे। हम मतलब 4 साहिबजादे किस तरीके से वो शहीदी, कमाल है वो, ठीक है, वो कमाल की स्टोरी है, ठीक है।
चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम तरा। मतलब जबरदस्त, वो कमाल की हीरो की स्टोरी है। तो कहानी आगे चलती है। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उन्होंने खुद बोला था कि अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही आपका मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। तो 10 ही सिख गुरु रहे। उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हुई। भाई फर्रुखसियार और उसके जितने बाद मतलब आफ्टर औरंगजेब जितने भी सिख गुरु मतलब जितने भी जो मुगल लीडर्स आए ना, उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की सिखों के लिए। उनको भाई जंगलों में पनाह लेनी पड़ी। फिर बंदा बहादुर की क्या कहानी है, मुझे समझ में नहीं आता कि उन पे मूवी क्यों नहीं बन रही है। बंदा बहादुर ने तो उड़ा दिया था भाई, उड़ा दिया था। पहले सिख एम्पायर की स्थापना बंदा बहादुर ने की थी, ठीक है। तो बंदा बहादुर ने, लेकिन फिर आपको पता है कि कैसे उनको पकड़ा गया, लेकिन वो फिर और किस तरीके से उनको फिर टॉर्चर, बट वो डटे रहे, वो झुके नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, चाहे जो भी कर लो। लेकिन मैं उनके सामने उनके बच्चे को मार दिया गया, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि ये बोला जाता था या तो आप इस्लाम को कबूल करो या तो मरो, ये चीज है। तो अब उसके बाद सिचुएशन बहुत खराब हुई। फिर धीमे 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 सिख रीऑर्गेनाइज होना शुरू हुए। जब मुगल कमजोर पड़े तो सिख ऑर्गेनाइज, मिसाल्स थी, मतलब स्टेट्स छोटे छोटे। और 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने, क्या बात है, महाराजा रंजीत सिंह ने सबको यूनाइट कर दिया और पैदा हुआ इस दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य, सिख साम्राज्य, सिख एम्पायर, 1799 में। अब दोस्तों ये इतना बड़ा साम्राज्य था, ब्रिटिशर की औकात नहीं थी कि इनको कुछ बोल दे। अगर उस समय महाराजा रंजीत सिंह चाहते तो ब्रिटिशर को इतना मार के भगा दे कि वो दोबारा यहां पे देखते नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे एफिशिएंट सेना उस समय महाराजा रंजीत सिंह के पास थी, और ये बहुत बड़ा सिख एम्पायर। लेकिन उनसे गलती हो गई, उन्होंने अंग्रेजों को कुछ बोला नहीं। अब यह एक इतिहास में प्रश्न चिन्ह है कि भाई इधर से जो नदी के इस पार का एरिया, अंग्रेजों ने बोला कि आप इधर मत आइए प्लीज, उन्होंने मान गए। ज्यादा उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर वो उस समय अंग्रेजों से भिड़ जाते, क्योंकि देखिए क्या हुआ ना कि 1799 में क्या हुआ, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा एम्पायर, सिख एम्पायर का फॉर्मेशन हो गया, और दूसरी तरफ साउथ में कौन, टीपू सुल्तान खत्म हो रहे हैं। साउथ पूरा का पूरा अंग्रेजों के पास जा रहा है। इधर मराठा जो है, सेकेंड वॉर, एंग्लो मराठा वॉर होने वाली है, मराठाओं का एकदम, फिर थर्ड एंग्लो 1818 आते थे खत्म, और 1818 तक सिख एम्पायर बहुत ताकतवर था। हरि सिंह नालवा भाई, अफगानिस्तान को कोई नहीं हरा पाया सिख को छोड़ के, उनके पास पूरा वो कब्जे में आ गया था। तो आप ये समझिए कि आर्मी तो बहुत बड़ी थी सिखों की, बट एक बहुत बुनियादी प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने अंग्रेजों से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया। ठीक भी है कि भाई क्यों हम इंटरनल उनके पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करें, बट इसका फायदा जो है वो अंग्रेजों ने लिया, और अंग्रेजों ने धीमे धीमे करके भारत के जो बड़े एम्पायर थे उनको कब्जे में लिया, सिर्फ सिख एम्पायर बच गया था। अब आता है आपका 1840 का समय। अब 1840 आते आते आपको पता है कि महाराजा रंजीत सिंह का भी देहांत हो गया। उसके बाद फिर एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई, और इसी का फायदा किसने लिया, अंग्रेजों ने उठाया। 2 एंग्लो सिख वॉर होती है, 1846, 1848, खेल खत्म, सिख एम्पायर फिनिश्ड, और पूरा कंट्रोल किसके पास आ गया, सीधा अंग्रेजों के पास। उनके बेटे को महाराजा रंजीत सिंह, जाओ भैया आप हमारी महारानी के साथ रहो, बड़ा मुश्किल। फिर उसके बाद सब कुछ, फिर ब्रिटिश प्रोविंसेस, फिर 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई, और उसके बाद सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। अब ये कहानी ऐसे ही चलती रहती है। फिर 1920 में, 1885 में कांग्रेस जो है वो जन्म लेती है। 1885 में पता है सेकेंड ओल्डेस्ट पार्टी कौन सी है, सेकेंड ओल्डेस्ट पार्टी है अकाली दल। 1920 में अकाली दल का उदय होता है, और यहीं पे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये भी बनाई जाती है 1920 में। अब अकाली दल भारत के साथ साथ में मिलकर काम किया उन्होंने, लेकिन वो हमेशा ये बोलते रहे कि देखिए हमको अपने राइट्स चाहिए, ठीक है। देखिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, भगत सिंह कहां से, सिख, उस समय जो पंजाब का रीजन था वो बहुत तेजी से उदय हो रहा था, वहां पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, और वो सबसे आगे थे, वो लीड कर रहे थे कि भैया हम जो है बंगाल और पंजाब, यहां से ही जो है वो बनेगा नया भारत। अब ये सारी चीजें होती हैं 1940, फिर 1940 आते हैं तो 1940 आते पाकिस्तान के चौधरी रहमत अली खान बोलते हैं पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान कैसे बनेगा, उसमें पंजाब के बहुत सारे 60% ऑफ पंजाब वाज इन पाकिस्तान। तो यहां पे सिख भड़क गए कि ऐसे तो हम बंटवारा करेंगे ही नहीं, हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे भारत को, बंटवारा नहीं होना चाहिए चाहे जो भी हो जाए।
1947 में बंटवारा हो गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको ही? सिखों को। सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा जो जिस कम्युनिटी को प्रॉब्लम हुई वो सिख हुए, क्योंकि पंजाबी तो बटा था, और बटा क्या था? तो पंजाब गया सारी। सोचिए, आप ये सोचिए कि एक पूरा रातों रात आपने जो पूंजी आपने इकट्ठा की है, आपने परिवार वो रातों रात बढ़ गया। सिख भागे वहां से। कितने सिखों ने तो अपने परिवार को ही मार दिया ताकि इज्जत बचाई जा सके, बहू बेटियों को, और खुद को भी मारा। जब ट्रेन आती थी तो लाशों से भर के आती थी। अ ट्रेन टू पाकिस्तान। फिर एक बहुत बढ़िया राजीव शुक्ला ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, अब वो पढ़िएगा। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। फिर उसके बाद सिख जो है, फिर काफी समय ये 1950 तक चलता है इनफैक्ट। और फाइनली जो है, जो दो पंजाब हो गए, पाकिस्तान का पंजाब और एक भारत का पंजाब। अब सिख ये बोलने लगे कि भाई देखो, हमको राइट से, उन्होंने कभी भी, देखिए कोई भी रेजोल्यूशन उठा के देख लीजिए, उन्होंने कभी सेपरेट कंट्री की मांग की ही नहीं है। उन्होंने बोला कि सिखिस्तान बनाओ। पहले उन्होंने सिखिस्तान की बात की कि हमको सिखिस्तान चाहिए, हमको नया देश चाहिए, आप नया स्टेट दे दो आप, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल। तो ये काफी ज्यादा टसल चलती रहे। फिर पेप्सू बनाया गया, ठीक है, पेप्सू बनाया गया। आज का हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये पूरा मिला के पेप्सू बनाया गया 1947 के बाद। क्योंकि अभी ABCD ये 4 कैटेगरी में पूरे भारत को बांटा गया था। 1956 में 1956 पेप्सू भाई, पंजाब एंड ईस्टर्न स्टेट्स। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, ठीक है। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट आया तो भी यहां पे पंजाब वही पेप्सू ही रहा, तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब यहां पे पंजाबी लगातार बोल रहे हैं कि भाई हमको, आप अपनी लैंग्वेज, भाषाओं के आधार पे अगर आप बंटवारा कर रहे हो तो हरियाणा को अलग कर दो, हिंदी बोली जाती है वहां पे, और हमको ना पंजाब दे दो। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये हुआ नहीं दोस्तों, ठीक है, ये अमल में आया नहीं, और इस पे आंदोलन लगातार बढ़ता गया। तारा सिंह जी ने लगातार आंदोलन किया, आमरण अनशन पे बैठे, डिफरेंसेस होते रहे, ठीक है। कांग्रेस ने बोला नहीं ठीक है, देखेंगे यार बाद में, कुछ खास नहीं। बट फिर आता 1965, सिख ने बोला कि ऐसी की तैसी, पाकिस्तान को बहुत मारेंगे हम। तो आप ये समझिए कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सबसे आगे सिख थे, और उन्होंने वो देशभक्ति, उन्होंने सारे की जितने भी डिफरेंसेस है वो साइड में करो, हम सबसे पहले इनको ऐसे खत्म करेंगे इनको। तो अब यहां पे लगातार लड़ रहे हैं, ठीक है, एकदम बहादुरी से लड़ते जा रहे हैं। भारत जीत गई। अब यहां पे सबसे पहले जो ये मांग रहे हैं उनको पूरा करो। तो अब 1967 में फाइनली हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल प्रदेश अलग हुआ, और पंजाब एक स्टेट बन गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन चंडीगढ़ का मामला फंस गया। चंडीगढ़ का मामला फंस गया। अब चंडीगढ़ में जो है उस समय 50% की पॉपुलेशन जो है हिंदी भाषी थी। तो सरकार ने बोला कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब शेयर करेंगे। बाद में आनंदपुर साहिब जब रेजोल्यूशन आया तब भी उसमें यह बोला कि नहीं नहीं, चंडीगढ़ हमको चाहिए। एनीवे 1973 आ जाता है, 1973 आ जाता है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास होता है। उस समय इतना ज्यादा इस पे बात नहीं हुई आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पे, बट 1978 आते आते इसकी बात हर जगह होने लगी, क्योंकि इसको एंडोर्स किया जाने लगा। एक्चुअली प्रॉब्लम यह थी कि सबसे बड़ी वहां पे पार्टी कौन थी? अकाली दल, और दूसरी पार्टी थी कांग्रेस। अब कोई भी अकाली दल के जो लीडर्स थे, सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है, बट वो आ नहीं पा रहे थे सत्ता में। सत्ता में आते थे तो 5 साल पूरा नहीं कर पाते थे, बहुमत मिलती नहीं थी। कांग्रेस जो है वो लगातार सपोर्ट खींच लेती थी। फिर ज्ञानी जैल सिंह जो कि कांग्रेस के बाद में राष्ट्रपति भी बने, वो 1972 से लेकर 77 तक वो रहते चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम यह हो गई कि उस समय धर्म जो है वो काफी ज्यादा उसको, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह ने पंजाब, देखिए सिख, मैंने क्या बताया कि वो धर्म से लेकर बहुत ज्यादा, धर्म से बहुत अटैच है वो, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी, इसलिए पॉलिटिक्स में उनके बहुत, जो भी वहां पे पार्टी आती है और रिलीजियस एजेंडा रहता ही रहता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी जिससे इस चीज को और बढ़ावा मिल सके, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पे जैसे महाराजा रंजीत सिंह हो गया है ना, और जितने भी, तो सिख गुरुओं को बहुत ज्यादा, मतलब बहुत भव्य स्केल पे सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो एक रिलीजियस माहौल तैयार हो गया। अब इसी दौरान एंट्री होती है, कांग्रेस ने बोला कि भाई चलो इसको भुनाते हैं। अब देखिए कैसे लोग खड़े होते हैं। एक्चुअल में जर्नैल सिंह भिंडरवाले को किसने खड़ा किया? दमदमी टकसाल के लीडर, यंग डायनेमिक लीडर, मतलब आप ये समझिए कि उनको संत की उपाधि दी गई है। अब वो जाते थे गांव में, नशा छुड़वाते थे, बोलते थे, लेकिन प्रॉब्लम हो गई। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जब आया, आनंदपुर साहिब 1978 में सबकी पूरे जब सबने देखा तो उसमें साफ साफ था कि भाई ये तो अलग देश की मांग है,
ऑफिशियली अलग देश की मांग थी ही नहीं, बट अगर आप उसको पढ़ेंगे 12 पॉइंट्स, पूरी कमेटी बनाई गई थी 12 लोगों की, तो जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें साफ साफ था कि भाई अलग देश की मांग कर रहे हैं। अब यहां पे कांग्रेस ने बोला इन सबको छोड़ो, पकड़ो भिंडरवाले को, भिंडरवाले को लेके आओ, बहुत पॉपुलर है, वो हमारी नैया जो है उस पार लगा देगा। 1978 में भिंडरवाले को लेके आए, लेकिन भिंडरवाले उल्ट, वो भाई एक पूरी कम्युनिटी उन्होंने तैयार कर ली, और समझिए कि काफी लोग भिंडरवाले के पास, क्योंकि वो गांव-गांव जाके लोगों से कनेक्ट करते थे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पा रही थी, वो भिंडरवाले ने करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों 1980 से लेकर 84 ये 4 साल बहुत ही अराजकता के रहे पंजाब में, ठीक है। इधर अकाली दल ने जाके हाथ मिला लिया भिंडरवाले से कि भैया छोड़ो तुम कांग्रेस, तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि इतना ज्यादा रीच बढ़ती जा रही थी भिंडरवाले से कि ऐसी की तैसी। 1982 1983 में यहां पे जब सेंसस होना था 1981 में, तब यहां पे भिंडरवाले ने सबसे बोला कि ऐसा है बेटा कि सबको यह बोलना है कि मातृभाषा तुम्हारी क्या है, पंजाबी, हिंदी नहीं बोलनी है। लेकिन बहुत सारे हिंदी भाषी लोग रहते थे, उनसे भी बोला कि तो अब वहां पे एक राइटर थे, एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सारे हिंदुओं को बोला था कि नहीं आप हिंदी भाषी बोलो, उनको गोली मार दी गई थी। ऐसे बहुत सारे, हम सबको पता है वो आईपीएस ऑफिसर, उनको सीढ़ी से उतर रहे थे, गोली मार दी गई, डीजीपी थे, है ना। 34 हिंदुओं को गोली मार दी गई थी उठा के। तो अराजकता लगातार बढ़ती जा रही थी, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब देखिए भिंडरवाले जो है वो कंट्रोल से हो गया था बाहर, ठीक है, ना कांग्रेस के पास ना अकाली दल के पास। कांग्रेस ने उसको खड़ा किया, दोनों के पास से, दोनों के हाथ से वो निकल गया। अब यहां पे ये पक्की बात थी कि कार्रवाई होगी। यहां पे भिंडरवाले से बात भी करने की कोशिश की कांग्रेस ने कि हम आनंदपुर साहिब मान लेंगे, हम रेजोल्यूशन मान लेंगे, लेकिन इसमें आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको बदलने पड़ेंगे। रिजेक्ट, भिंडरवाले बोला एक एक पॉइंट हमको, हमारी कंडीशंस होंगी, तुम हमारे पास हो, हम तुम्हारे पास नहीं गए हैं। एक और चीज, गिरफ्तारी 1978 में गिरफ्तार हुआ था भिंडरवाला, उसको गिरफ्तार किया था कांग्रेस ने। अब आप ये समझिए पब्लिक का प्रेशर इतना था, जैसे ही गिरफ्तारी हुई पूरे पंजाब कई जगह छोटे मोटे दंगे हुए, कई जगह पथराव हुआ, सरकार ने छोड़ दिया था कि अमन चैन बना रहे। इतनी ज्यादा, ऐसा होता है कभी नहीं होता है, लेकिन सरकार ने छोड़ दिया, इतना ज्यादा डर का माहौल हो गया था। तो अब 1984 आता है, अब जब भिंडरवाले माना नहीं, और वो अब गोल्डन टेंपल शिफ्ट हो गया। देखिए गोल्डन टेंपल अकाल तख्त पे ही बैठता था वो, और वहीं से ही सब बहुत सारे हथियार जो है पूरा आईएसआई सपोर्ट कर रहा था तगड़े तरीके से। पैरेलली कनाडा में भी बहुत कुछ चल रहा है। पैरेलली अगर आप कनाडा में देखो ना, तो वहां पे भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं, ठीक है, जगजीत सिंह चौहान वहां पे अपना वो खालिस्तान वाला इशू जो है वो लेके बैठ गए, ठीक है। तो अब यहां पे आईएसआई पूरा सपोर्ट में है, पूरा का पूरा सपोर्ट में है कि हाँ भाई हम फंड करेंगे, हम तुमको हथियार देंगे, तुम टेंशन की बात ना लो, तुमको जो करना है करो। तो अब यहां पे बहुत सारा हथियार जो है वो इकट्ठा हो गए गोल्डन टेंपल के अंदर, क्योंकि मंदिर में थोड़ी ना अटैक करोगे आप। तो भिंडरवाले को लगा था कि कुछ भी हो जाएगा भाई, मंदिर पे कैसे कोई अटैक कर सकता है, ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन 1984 3 जून हो गया, ठीक है, खेल खत्म। तो यहां पे आर्मी ने अटैक कर दिया, सब सारे सिखों को, ब्रह्मा चिलानी ने तो बोला था कि कितने हजार सिखों को गोली मारी गई है, तो उठा के सबको बाहर बोला कि चलो भैया बाहर जाओ। और वहां पे आर्मी को यह लगा कि बहुत जल्दी इस ऑपरेशन को निपटा देंगे, यूं हो जाएगा, यूं सारे इंटेलिजेंस इनपुट गलत। शाहबेग सिंह जो कि जनरल थे, एक और बहुत बड़े ऑफिसर, आप ये समझिए कि उस समय भिंडरवाले के साथ आर्मी ऑफिसर्स थे, वहां के लोगों को, मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी, आर्मी के ऑफिसर्स, क्योंकि देखिए उनके साथ भी गलत हुआ था भाई। देखिए एशियन गेम्स जब हुए 1982 में, एशियन गेम्स होने थे, राजीव गांधी ने एशियन गेम्स करवाए। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये जो मूवमेंट है खालिस्तान मूवमेंट, तो ये बहुत ज्यादा जोर पकड़ेगा, और जब ऐसा कोई इवेंट होता है इतना बड़ा, तो दुनिया के सामने दिखाने का अच्छा मौका है, ठीक है ना। तो जितने भी दिल्ली जब आ रहे थे सिख, उनको रोका, आर्मी वालों की तलाशी लगी, आर्मी वालों को बोला इतनी ज्यादा बेइज्जती हमारी करोगे, हमने देश के लिए, तो वो और ज्यादा नफरत बढ़ गई, सबके लिए नहीं, लेकिन ये करना जरूरी था। तो अब यहां पे कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी भिंडरवाले के साथ थे, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, ट्रेनिंग देते थे वहां पे। तो अब जब शुरू होता है ये 3 दिन का तांडव, तो प्रॉब्लम ये होती है कि इनपुट है गलत, इंटेलिजेंस फेल, और भयानक नुकसान होता है। कितने सिविलियंस मरते हैं, सिविलियंस जो अंदर गए, आप ये समझिए कि भिंडरवाले को पता था, जब वो अंदर गए तो वहीं रोक लिया गया उनको, जितने भी भक्त थे उनको बाहर जाने ही नहीं दिया गया। ह्यूमन शील्ड्स, भयानक युद्ध होता है 3 दिन तक ये लड़ाई चली है, और फाइनली गोल्डन, भाई देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चला तो है,
बट आपने विजय भी पाली, लेकिन उसके अगले दिन जब पिक्स आई तो पूरी दुनिया के सिख हिल गए। पूरी दुनिया के सिखों ने यह बोला कि तुमने हमारे धार्मिक स्थल को यह कर दिया, सबसे पावन स्थल स्वर्ण मंदिर। सिखों ने बोला तुमने बहुत गलत किया। अकाल तख्त को चोट पहुंची। अब उनको ये नहीं पता, भाई देखिए मेन तो भिंडर वाला ही था, वही जाके छुप गया, लेकिन भाई कार्रवाई तो आपने की। अक्टूबर 1984 में बेअंत सतवंत सिंह बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी, गोली मार दी इंदिरा गांधी को। उसके बाद फिर दंगे शुरू हो गए, सिखों को मारा गया, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और वहां से फिर उसी समय, अच्छा इसी दौरान क्या था, 1985 में एयर इंडिया की हाईजैकिंग हुई। ये लखबीर सिंह रोड जो उसमें शामिल था, ठीक है। इससे पहले भी दोस्तों 1982 में कई बार हाईजैकिंग, उस समय हाईजैक करना बड़ा आसान होता था, ठीक है। ये हिसाब किताब है। 1985 में तो पूरा प्लेन उड़ा दिया था ना, कितने लोग मारे गए थे। तो अब फिर ऑपरेशन थंडरबोल्ट होता है 1988 में, लेकिन इस बार अजीत डोभाल थे तो उन्होंने बहुत सही से किया ये, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स संभली, ठीक है। यहां पे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे, अकाली दल, कांग्रेस, इनकी सरकारें आई और इन्होंने धीमे धीमे करके सिचुएशन को कंट्रोल में लिया। आर्मी ने जाके सबको बताया। प्रॉब्लम बहुत, देखिए आर्मी कोटा मिला नहीं यहां पे, ठीक है। आर्मी कोटा में सिख, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी 1950s के बाद, आर्मी जो है सबसे ज्यादा मतलब सिख जो है ना बड़ा बहुत ज्यादा सर्व करता है आज भी। अब वो कोटा सिस्टम चला गया, वो ट्रांसपोर्ट में जो मोनोपोली थी वो इधर जाके बंगालियों को दे दी। तो प्रॉब्लम हुई है, नाइंसाफी हमेशा रही है सिखों के साथ, इसीलिए वो इतना ज्यादा गुस्सा आ गए। हम आप ये समझिए कि कोई इतने बड़े इवेंट को देखने से पहले आपको बैकग्राउंड भी देखना, लेकिन फिर धीमे धीमे चीजें संभली और 1990s आते आते 2000 आते आते चीजें ठीक हुई। बट अब यहां पे जो बड़े लीडर्स जो खालिस्तान की मांग करते थे वो भाग गए बाहर, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट थी सख्त। इसी दौरान 1997 में हरदीप सिंह निज्जर भी बाहर जाता है, इसको पकड़ा गया, मिलिटेंट्स को पकड़ा जा रहा था, इसको पकड़ा गया। दूध ये था, ये दूध बेचता था, तो इसके पिताजी को पकड़ा गया। अब यहां पे ये ले गए, ये भाग गया, ठीक है, इसको छोड़ा, भाग गया। अब जैसे ये भागा, अब यहां पे हुआ प्रॉब्लम, जगतार सिंह को भी पकड़ा गया था, दोनों को ही पकड़ा गया था। हुआ ये कि भाग के गया कनाडा, और कनाडा में एक मेडिकल एफिडेविट देता है निज्जर, कहता है कि भैया ऐसा है कि हमको तो पकड़ लिया गया खालिस्तान, हमको लगता है कि हम आतंकवादी हैं, हमको पकड़ लिया गया, हमारे इनको टॉर्चर उनको टॉर्चर, ये हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप हमको पनाह दे दो। लेकिन कनाडा बोलती कि नहीं तुम निकलो यहां से। तो अब 11 दिन बाद उसको वापस आना पड़ता है भारत, मतलब ये खतरा होता है कि भारत वापस आ जाए। फिर वहां पे लड़की से शादी कर लेता है, बोलता है कि भैया हमने तो अब लड़की से शादी कर ली, तो अब रूल के हिसाब से आप हमको यहाँ पे सिटीजनशिप दो, रहने को दो। तो उसको मिल जाता है वीजा भैया। अब वहां से फिर वो जो है एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने लगता है। फिर जगतार सिंह जो उसका दोस्त, उसने ये कबूल कर लिया, उस समय सीएम, आपको याद होगा पंजाब में सीएम को मारा था, तो उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने सीएम को मारा था। 2004 में 2004 में जगतार सिंह जो है भाग जाता है, वो पूरी की पूरी सुरंग खोद के, जेल से सुरंग खोद के भाग जाता है और बनाता है क्या, खालसा टाइगर फोर्स। और इधर जो 2007 में गुरु पतवंत सिंह बंधु बनाता है क्या, सिख फॉर जस्टिस न्यूयॉर्क में, और एक ब्रांच खोलता है कनाडा में, बोलता है लो बेटा कनाडा संभालो, निज्जर तुम। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन काम करने लगते हैं एंटी इंडिया, भयानक। लेकिन उस समय सब कुछ ठीक है। बट अगेन 2015 में फरीदकोट इंसिडेंट होता है, जिसकी वजह से फिर खालिस्तान का इशू जो है वो सामने आता है, और उसके बाद 2018 के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा। फिर किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद यहां पे मतलब बहुत सारे आंदोलन हुए, इनकी आड़ में ये मूवमेंट भी पूरा का पूरा जो है वो चलाया जा रहा था। अमृतपाल सिंह का वाला इशू इसमें और ज्यादा। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये रही ना कि जैसे ये लोग एंटी इंडिया एक्टिविटी, जितने भी ये बड़े ये खालिस्तानी लीडर्स हैं, बाहर से करते हैं एंटी इंडिया एक्टिविटी, ठीक है ना। ये बाहर से चाहते हैं कि पूरे भारत को तोड़ के रख देंगे, पूरे भारत को बांट के रख देंगे। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो आए तो कितने ही लीडर्स को, अरे यार वो अटवाल को ले आए, जस्टिन ट्रूडो मतलब अटवाल को ले आए, समझ रहे हो, वो खालिस्तानी सिंपैथाइजर, कितनी भारत ने इनाम रखा है जिसको, किसके ऊपर तुम उसी को ले आए हो। तो भारत का मूड खराब हो गया कि भाई कर क्या रहे हो। जस्टिन ट्रूडो, क्यों जस्टिन ट्रूडो को जस्टिन सिंह ट्रूडो बोला जाता है, क्योंकि वहां की जो एनडीपी पार्टी है उसमें जो जगमीत सिंह है, ठीक है, मेन हेड, वो पूरा सपोर्ट करता है जस्टिन ट्रूडो को, किंग मेकर है वहां पे, आप समझ रहे हो। कनाडा की सरकार वहां के सिखों से चल रही है, तभी वो डर के मारे जो है वो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, और इसीलिए जो लीडर्स है वहां से ऑपरेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस मैं सोच रहा हूं और बनाऊं, ठीक है। बाकी आप लीडरशिप का कोर्स जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।